हाँ सर साहब, एक मसला ये है कि हम तो ये समझ रहे थे कि सियासत में झगड़ा होगा तो हल के लिए वही बड़ी अदालत है उसके पास हम जाएंगे, फ़ौज अपने हदूद से तजावुज़ करेगी तो हम उसके पास जाएंगे, मीडिया के साथ कुछ होगा या कुछ करेगा तो उसके पास जाएंगे। अब उधर जब आप लोग कह रहे हैं कि ख़ुद वो आलमिया से दो चार है जी, तो उनको कौन ठीक करेगा? अल्लाह ही ठीक करे, दुआ करें उनके लिए। मुझे तो कोई वे फॉरवर्ड नज़र नहीं आ रहा। या वो खुद अब जो है ये इस तनाज़े से ख़ुद को बाहर निकालें। एक मरतबा जो मेरी सोर्सेज ने बताया था कि चीफ जस्टिस और जस्टिस काजी फ़ाइज़ के दरमियान ताल्लुकात दोबारा बहाल कराने के लिए जस्टिस मंसूर अली शाह ने कुछ किरदार अदा किया था, और कुछ उसके बाद जब उनकी बातचीत ख़त्म हो गई थी तो फिर उनकी बातचीत दोबारा टॉकिंग टर्म्स बहाल हुए, और इसकी तस्दीक फिर एक दफ़ा जो है वो उनमें से एक से मैंने ख़ुद भी की थी, बात हुई थी, जो एक फंक्शन में मेरी उनसे मुलाकात हुई थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही, जिस पर उन्होंने कह दिया था कि जी बिल्कुल हमारे टॉकिंग टर्म्स बहाल हो चुके हैं। अच्छा चले, अब टॉकिंग टर्म्स उनके बहाल हो चुके हैं, लेकिन अमली तौर के ऊपर हम देख रहे हैं कि वो इख्तलाफात पहले से ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर चुके हैं। यानी अगर आप देखें तो रिटन ऑर्डर के अंदर जिस काजी फ़ाइज़ ने उसका इजहार कर दिया, और अमली तौर पर उनको यानी गुज़िश्ता रोज़ उनका चीफ जस्टिस ने जिस काजी फ़ाइज़ को कोई बेंच नहीं दिया। यानी अगर आप देखें तो इट वाज वेडनेसडे, बुध के रोज़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ सुप्रीम कोर्ट में किसी मुकदमे की उन्होंने समाअत नहीं की। तो इसका कोई मैकेनिज्म नहीं है हमारे सिस्टम में कि वो मसलन हम तो चाहते हैं कि मजलूम जी वो जाएगा अपनी दादरसी के लिए उस जज के पास जी, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट का जज खुद मजलूम बन जाए और वो अपना हक ना ले सके तो कोई उस सिस्टम में कोई उनके देखिए प्रिंसिपली अगर बात इंसाफ लेने का कोई निज़ाम नहीं है। अगर आप बात सुने, जिस काजी फ़ाइज़ का जो मेन इशू था, एक तो वो कह रहे थे कि जो बेंचेस की कॉन्स्टिट्यूशन वो किस तरह हो रही है, या किस जज को किस जगह लगाना है, और क्या वीक के लिए वो बेंच तश्कील पाया है या फ़ौरन उसको जब चाहे चीफ जस्टिस चेंज कर सकते हैं। और इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो पब्लिक इंपॉर्टेंस की बात यह है कि वो उन्होंने कहा कि अगर 1999 के या 2000 के या 2001 के मुकदमात एक उसी नेचर के पेंडिंग हैं बिफोर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, तो उनकी जगह साल 2020 या 2021 के मुकदमात की समाअत के लिए मुकर्रर किए जा रहे हैं। और इस हवाले से उन्होंने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को अपनी अदालत में बुलाया, और इसका कोई ठोस जवाब वो नहीं दे सके रजिस्ट्रार। यानी रजिस्ट्रार साहब के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था, और उन्होंने कहा कि उन्होंने जो बात करने की कोशिश की वो जस्टिस मंसूर अली शाह के ऊपर, उन्होंने कहा जी कि वो क्योंकि उनका जिक्र किया तो उन्होंने कहा जी मैनेजमेंट कमेटी का हेड है, नहीं, लेकिन उन्होंने आगे से कहा कि उन्होंने कहा कि अगर मैं भी कहूं कि मेरे भाई का केस लगा दें तो आपको वो ऑर्डर भी नहीं मानना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के ऊपर जो है ये प्रिंसिपल अडॉप्ट करना चाहिए कि जिसका मुकदमा अगर सेम नेचर का केस है और अगर वो पुराना जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर दायर हुआ है तो उसको समाअत के लिए मुकर्रर कर दें। तो कब गेटिंग बैक टू द इशू कि इनके आपस में तनाज़ात हल किस तरह हो सकते हैं कि जो प्रिंसिपल डिफाइन है या जो एक रवायत चली आ रही है उसके ऊपर आपको सख्ती से अमल करना होगा। लाइक्स डिसलाइक्स पिक एंड चूज जो है वो नहीं करना, चेरी पिकिंग नहीं करनी, और कोई भी जज जो है वो ऐसा तासुर ना मिले कि ये ब्लू आइड है और ये जो जज है इसके साथ जो है वो उन्होंने सुतली माँ वाला सलूक करना है। नहीं, लेकिन अगर हम बात करें जैसे फाइसा को या जैसे सदात तारिक मसूद की, तो उनको आप मुझे बता दें कि किसी एक मुकदमे में भी अहम नोयत के किसी एक मुकदमे में भी उनको जो है वो शामिल किया गया आज तक? मैंने तो नहीं, लेकिन बाज़ औक़ात हम देखते हैं कि हमारे सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का फ़ौजी इक़दाम से भी ज़्यादा मुल्की हालात पे असर पड़ता है। अब चलो नुमाइश ही सही, परवेज़ मुशर्रफ पे तो मुकदमा चला, अभी हम इधर फरियाद कर रहे हैं कि जी साकिब निसार साहब ने ये किया, इफ्तिखार चौधरी साहब ने ये किया, तो कोई जजों के एहतसाब का या उन पे चेक एंड बैलेंस का कोई सिस्टम हमारे यहाँ नहीं है। देखें, सिविलाइज्ड माशरों में जजों का एहतसाब कानून के मुताबिक तो जजेस ही करते हैं, मगर असूल के मुताबिक तारीख़ करती है और माशरा करता है। अगर आप ये समझ रहे हैं कि जजेस जो हैं कानून के मुताबिक अपने साथियों का एहतसाब करेंगे, तो आपको मैं एक मिसाल दे देता हूँ कि जब नैब का चेयरमैन कोई ब्यूरोक्रेट होता था तो उसको हर रोज़ इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी जो हैं बुला के उनसे सवाल जवाब करते थे कि भाई तुमने ये क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं किया। मगर जब एक सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज नैब का चेयरमैन लगा तो आज तक किसी सुप्रीम कोर्ट के जज को आज तक हिम्मत नहीं पड़ी
कि नैब के केसेस में उनको बुला के बड़े बड़े अहम आइनी और दूसरे सवालात पे पूछ ही ले। अब हालत ये है कि नैब तो एक स्टैचूटरी इदारा है ना, एक कानून के तहत बनाना, एक आइनी इदारा है, उसका भी ये कसूर हो गया कि उसका सरबराह भी कोई जज नहीं था रिटायर्ड, तो अब उसको भी चंद घंटों के नोटिस के ऊपर तलब किया जाता है। मैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बात कर रहा हूँ, सिर्फ इसलिए कि वो कोई रिटायर्ड जज नहीं है। और आज तक इलेक्शन कमीशन का भी जो रिटायर्ड जज सरबराह रहा है उसको कभी तलब नहीं किया गया। तो आप बात कर रहे हैं कि ये जज जो है अपने साथी जजों का एहतसाब और सबसे बड़ी ह्यूमन राइट्स वायलेशन मिसिंग पर्संस है, और उस कमीशन के सरबराह को किसी को जरूरत नहीं है कि जावेद इकबाल को बुला के देखे, पता नहीं वो कौन सी वीडियोस और ऑडियोज इनकी लेके रिटायर हो गया है। जब ऑडियो वीडियोस की बात आ गई तो इसका नहीं, जाहिर ही बात है कि कुछ या तो ये है कि हमारे सोसाइटी में ख़ुद लोग आला अखलाकी और मायारात पे और मुकाम पे फायज़ होते। अगर उधर ये है कि ग्रुपिंग है, ज़ातियात से भी काम लिया जा रहा है, तो क्या ये इसी तरह चलता रहेगा? इसका कोई तरीक़ा नहीं है? पार्लियामेंट कोई चेक नहीं हो सकता? कोई और निज़ाम नहीं हो सकता? अच्छा, वो मैं सवाल भूल गया। ये जो बात कर रहे थे ना ये साहब, ये भी कह रहे थे ज़ाती इख्तलाफ और वो इख्तलाफ और फलाना ढमकाना। मुझे इनके ज़ाती इख्तलाफात से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना, जैसे आपने बात की है, और होते भी नहीं है। और जो असल चीज़ है वो ये है कि अदालत में इंसाफ होता हुआ नज़र आए। ये ना हो कि अभी रिसेंट की मिसाल है कि एक 24 फरवरी की तारीख जो है इस अहम आईनी मुकदमे से गायब है, तारीख गायब है। मतलब है कि जिस दिन 9 जज साहिबान बैठे थे वो दिन, तारीख, ऑर्डर कुछ भी नहीं है उसका। ये एक बड़ी चंबे की बात है, तो इसमें हमें नजर आना चाहिए। न वेबसाइट पे न कागज में, तो न कहीं पे भी कल साइन करवाया गया, बताया जा रहा है कि 24 अब अगर आप एक ऑर्डर कहीं का कब साइन कराएं, तो अगर ये करवाया गया है तो मुझे एक बात बताएं, 24 को तो 9 के 9 जज साहिबान बैठे हुए थे ना, और 23 को जो है वो डाइसेंटिंग नोट्स वगैरह आ चुके हुए थे, ठीक है। तो इसका मतलब है कि उस दिन तो उनको बिठाया गया था, लेकिन बाद में जब 27 को बेंच तश्कील दिया है आपने, तो उस बेंच के अंदर उनको 2 फाजिल जज साहिबान को आपने अपनी डिस्क्रिशनरी पावर लेकर निकाला गया, जबकि सुप्रीम कोर्ट रूल्स के मुताबिक अभी जो काजी फईसा की जजमेंट आई है और जिसमें सारे सुप्रीम कोर्ट रूल्स का हवाला दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस या रजिस्ट्रार, अब बेंचेस बनते टूटते कैसे हैं वो आप बताएं ना, इनको आपने नहीं बताया कि चीफ जस्टिस के स्टाफ अफसर ने कहा कि जी जुबानी अहकामात हैं, आप प्रपोजल बना के भेज दें, ये रजिस्ट्रार ने कहा है उसको, और उस पे जो है वो इनिशियल थे जिसके ऊपर जो है वो बेंच जो है तब्दील कर दिया गया था। तो ये जो कि सुप्रीम कोर्ट रूल्स की, सुप्रीम कोर्ट अपने तौर के ऊपर सिक्खाशाही नहीं कर सकती है। यही लड़ाई है कि एक ग्रुप ऑफ जो सेट ऑफ इंडिविजुअल्स है वो सुप्रीम कोर्ट को सिक्खाशाही तरीके से चलाना चाहता है, और दूसरे जो असहाब हैं वो चाहते हैं कि आइन, कानून और ज़ाब्ते के तहत एक ट्रांसपेरेंट तरीके से हो। सीसीपीओ की ट्रांसफर जो है ज़बानी अहकामात पर हुई है, कंप्लीट हसन साहब, लेट मी सीसीपीओ की, तो उस पर भी देख ले वो चीज़। नथिंग अगेंस्ट सिक्स। हां जी, आप ये क्यों कर रहे हैं यार? वो प्रॉब्लम हो गया, जुकाम हो गया उनको, नेजल कंजेशन आ गया। हां, तो ये जो है ना कि जी आपस में वो है, बात ये है कि सीधी सी लड़ाई है कि अगर अदालतें उस दिन के ऑर्डर्स जो हैं दूसरे दिन बैक डेट के अंदर लिखवाएंगी तो क्या होगा। अब ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अपना 24 को भी अगर फैसला हो गया था कि 2 जज साहिबान नहीं बैठेंगे, तो वो जो 7 जज साहिबान हैं उनको क्यों नहीं बैठाया गया था, और इन 2 जज साहिबान को आपने क्यों निकाला? ठीक है, बेंचेस की तश्कील का ये इख्तियार ट्रांसपेरेंटली और ठोस तरीके से होना चाहिए कि चीफ जस्टिस भी जो है वो बेंच में कमी नहीं कर सकता है सुप्रीम कोर्ट रूल्स के मुताबिक। तो ये कमी कैसे हुई है? और फिर अगर ये नहीं था तो फिर पनामा बेंच की तरह से 7 के 7 जज साहिबान को वहां बैठ के अपना ऑर्डर सुनाना चाहिए। तश्कील के लिए चीफ जस्टिस किसी उसके पाबंद तो नहीं है, उनका मैंडेट इख्तियार है। सुप्रीम कोर्ट रूल्स के तहत चीफ जस्टिस का इख्तियार है कि वो बेंच कॉन्स्टिट्यूट करे, लेकिन उसका ये इख्तियार नहीं है। एक बेंच ने आपने बेंच बनाया, मुकदमात मुकर्रर किए,
और उस मुकदमे के दरमियान में से चीफ जस्टिस उठा के आपका बेंच तब्दील कर दें। ये नहीं कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के रूल्स। सुप्रीम कोर्ट के रूल्स कहते हैं कि मास्टर ऑफ रोस्टर या मास्टर ऑफ सर्कस तो ना हो, नहीं मास्टर ऑफ रोस्टर मतलब ठीक है, कब कह रहे हैं हम कि नहीं है, लेकिन रूल्स के तहत है ना भाई, रूल्स के तहत ही है ना। ठीक है ना। अब जो है आपने वो उसमें रूल्स के अंदर ही चल सकता है ना, कोई ऐसी पावर्स नहीं है। और फिर डिस्क्रिशनरी पावर्स भी जो है आपने चेंज तो नहीं कर सकते उनको, आर्बिट्रेरीली आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। बहुत पूरा केस लॉ भरा पड़ा है यार आपका, ठीक है ना, सही कह रहे हैं। अगर वो आपके प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट जो है उसकी डिस्कशन और उसके पावर्स खत्म हो गई हैं तो वो सब पे लागू होती है ना। सलीम भाई, जुबानी अहकामात पर सीसीपीओ का ट्रांसफर था, उसके ऊपर जो है 90 दिन के इलेक्शन की मुद्दत का आ गया बीच में मामला। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा जी कि जो इलेक्शन कमीशन जुबानी अहकामात पर आप ट्रांसफर किस तरह कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर चीफ जस्टिस के स्टाफ के जबानी अहकामात के ऊपर जस्टिस काजी फाइज ईसा का बेंच चेंज हो गया और उसकी कोई फाइल से कोई डॉक्यूमेंट नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि ये चलो गैर अखलाकी तो हो सकता है लेकिन गैर कानूनी तो नहीं है ना। वसलन ठीक है, जब आप ऐसी बातें करेंगे कि तारीखें गायब होंगी, अब उसमें क्या फैसले हुए थे क्या नहीं हुए थे, तो इंसाफ होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ये मुझे बताएं कि मैं इन चीज़ों को आप कहाँ रखेंगे? क्या हम ये कहेंगे कि उस दिन सुबह का सूरज तुलू नहीं हुआ था? अच्छा, क्या उस दिन जो है ये जानबूझ के रखा गया है? ये क्या ये हुआ क्या है? देखें ना, इससे शक और शुबा पैदा होता है ना, आपने ऐसा क्यों किया? तो ये जो चीज़ें हैं ये सारी, अगर हो सकता है कोई भूल हुई है या कोई इसके पीछे कोई सर्टन चीज़ है, जैसे कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने अपने नोट के अंदर लिखा है कि जिस तरह से इन दो जज साहिबान ने आज खुद नोटिस लिया है उसमें उनका इंटरेस्ट जो है वो वाज़े होता है।